बहुचरित्र राजनीति जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स, इसका अगर हम थोड़ा डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन करें तो पोलाइटली प्लेइंग ट्रिक्स एंड मैनिपुलेटिंग विद द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, बहुत ही विनम्रता से षड्यंत्र, चाले चलना, छल कपट कर आपका भाव कुछ भी हो सकता है। तो हमारे विशेष कार्यक्रम बहुचरित्र इतिहास से भारतीय राजनीति में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस ने राजनीति की नॉन वायलेंस की एक सिस्टमैटिक तरीके से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं कि एक सकारात्मक एक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जहां पे उन्होंने एक पर्टिकुलर डेकोरम से बाहर नहीं गए। दूसरे ओर हुए क्रांतिकारी नेता। क्रांतिकारी नेताओं ने अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि अगर आप शांति से नहीं मानेंगे तो आपको डंडे से मनाया जाएगा। उनके अपने परिणाम आए। बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, कारागार भेजा गया, उनके ऊपर बहुत उत्पीड़न किया गया, उनको बहुत टॉर्चर किया गया। लेकिन सलाम है, कोटि कोटि प्रणाम है हमारे उन सभी महान क्रांतिकारियों को जिनके बलिदान को आज बहुत से भारतीय जानते ही नहीं हैं, भूले बैठे हैं। दीज आर द अनसंग हीरोज। ये हमारे वो महानायक हैं जिनके बलिदान, जिनकी शहादत ने आज हमें ये राजनीति दिलाई है। तो ये एक सहयोग, ये एक पूर्ण सभी क्षेत्रों ने, सभी राज्यों ने एक अखंड भारत होके, एकजुट होके, धर्मनिरपेक्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के सभी लोग एक हुए, एकता आई। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल का एक षड्यंत्र चला था, जब बाद में हमारे राजनीतिक दलों को, हमारे क्रांतिकारी नेताओं को, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसके बारे में पता लगा, जब वह अवगत हुए तो उन्हें पता लगा कि हमने एकता में ही शक्ति है। जब तक हम एकाग्र रहेंगे तब तक अंग्रेज हमें नहीं तोड़ पाएंगे। तो बाद में यही हुआ। सारे के सारे राजनीतिक दल एक मंच पे आए। उन्होंने वैचारिक मतभेद और कार्यशैली को साइड में रख के सिर्फ भारत देश की आज़ादी की ओर अग्रसर हुए। लेकिन हम आज आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी डिमांड करी थी डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है? डोमिनियन स्टेटस के बारे में अगर आप विस्तार में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। डोमिनियन स्टेटस था आधा राज भारतीयों के हाथ में और आधा राज अंग्रेज़ों के हाथ में। मतलब नियम जो है वो अंग्रेज़ी सरकार बनाएगी, अंग्रेज़ी हुकूमत बनाएगी और भारत कहीं ना कहीं उनका गुलाम रह के उनका पालन करेगा। अब यहाँ पे अहम भूमिका निभाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो पहले HRA था, चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा स्थापित HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनी बागडोर शहीद भगत सिंह जी को दी, क्योंकि भगत सिंह जी की विवेक, उनकी सद्बुद्धि, उनकी दूरदर्शिता और उनकी एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पॉलिटिकल एक्यूमेन को देखते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह जी, दुर्गा भाभी और अन्य बहुत से ऐसे क्रांतिकारी नेता जो उस समय बहुत कठिन परिश्रम कर रहे थे कि एक तरफ कांग्रेस नॉन वायलेंस के थ्रू अपना संग्राम आगे चलाए जो गांधी जी की अगुवाई में चल रहा था, और एक तरफ यहाँ पे जहाँ पे महान नेता धन्य धन्य श्री सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और वह भी अंग्रेज़ों के नाक में दम कर चुके थे। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे क्रांतिकारी नेता जिनको सर्वप्रथम लीड कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, बाद में भगत सिंह जी ने HRA को टेक ओवर करके चंद्रशेखर आज़ाद जी के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से उसको HSRA बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो फर्क क्या है आपको बताते हैं। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है जो किसी के संज्ञान में शायद ना हो, बहुतों संज्ञान में आना आवश्यक है, क्योंकि हमें अंधविश्वास पे नहीं चलना है, अंधभक्ति नहीं करनी है। निसंदेह कांग्रेस पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पार्टी के स्वतंत्रता संग्रामियों का
उनके नेताओं का, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, नेहरू जी का, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का और बहुत से ऐसे महानायकों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी में, जिसको हम नकार नहीं सकते। यह था प्री इंडिपेंडेंस का हमारा एक राजनीतिक इतिहास, जिसमें हमने आपको बताया किस प्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या डिमांड कर रही थी और दूसरी तरफ हमारे क्रांतिकारी नेता, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, वह क्या मांग रहे थे। अब आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, एक बुद्धिजीवी, दूरदर्शी। ही वॉज डेफिनेटली अ वर्ल्ड लीडर ऑल्सो, और साथ ही साथ उन्होंने भारत देश को एक पहले प्रधानमंत्री के रूप में एक अच्छा नेतृत्व दिया और हम एक नया भारत बनाने के लिए आगे अग्रसर हुए। कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली के बारे में आज भी ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन पार्टी है। संगठन के कार्यशैली में ये कभी भी डेकोरम से बाहर नहीं जाते हैं। इसी पार्टी के अंदर कुछ लोगों का आरोप आज भी ये रहता है कि पार्टी के अंदर चाटुकारिता और जिसे कहते हैं कि जी हजूरी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही पारदर्शी, बहुत ट्रांसपेरेंट पार्टी है और पार्टी में योग्यता को बल दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व में इन द रिसेंट 5 years कुछ कांग्रेसी जो विद्रोह करके पार्टी छोड़ के गए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे उन्हीं लोगों का बोलबाला है जो गांधी परिवार की सेवा कर सकते हैं, उनकी जी हजूरी कर सकते हैं और चाटुकारिता कर सकते हैं। अब ये तो स्वयं आपने भी इतिहास में देखा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का यह रवैया कि वो अपनी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने की है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की राजनीति, एक शालीन प्रोटोकॉल डेकोरम के अंदर रहते हुए। प्रोटोकॉल के अंदर रहना बहुत आवश्यक है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रोमाइज ऑफ वैल्यूज एंड बीइंग फ्लेक्सिबल। आप अगर अपने सिद्धांतों को लेके, अपने नियमों को लेके, अपने संकल्प को लेके दृढ़ हैं, तो वह एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही योग्य गुण है जो किसी भी राजनेता के अंदर, किसी भी योग्य मनुष्य के अंदर जो कि सेवा करने का भाव रखता है, राष्ट्रभक्ति रखता है, उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन हमें इतना अड़ियल भी नहीं होना चाहिए कि आपकी पार्टी इस समय डूबने के कगार पे आ चुकी है। वही पार्टी जो 400 सीट अपने दम पे लाने का दम रखती थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, आज वे पार्टी 40 के आंकड़े के आसपास सिमट रही है, तो कहीं ना कहीं मंथन का विषय है। हम निजी रूप से किसी पार्टी की सराहना नहीं कर रहे, किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम तो आपके समक्ष इतिहास से लेके वर्तमान तक के आपको सत्य तथ्य आपको अवगत करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी के बाद उनकी गद्दी संभाली उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने फिरोज गांधी जी के साथ विवाह किया। कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी उस विवाह के विरुद्ध थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने उनको मनाया और उन्होंने बोला कि मैं फिरोज को अपना नाम देता हूँ, ये फिरोज खान नहीं, फिरोज गांधी है। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी जी का विवाह हुआ, उनसे उनके 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम राजीव गांधी, छोटे पुत्र का नाम संजय गांधी। राजीव गांधी जी का तो राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने अपना जीवन जो है वह राजनीति के लिए कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है कि बाद में उनको राजनीति करनी पड़ी। संजय गांधी जी का हमारे भारत देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वह एक बहुत ही अग्रेसिव, आक्रामक, एक्शन पैक्ट लीडर थे, जो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी की विरासत को आगे ले जाने में उनको बहुत सक्षम माना जाता था। साथ ही साथ पार्टी के ही भीतर बहुत से ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता थे जो उनके इस एग्रेसिव डोमिनेंट नेचर को पसंद नहीं करते थे और बार बार
इंदिरा गांधी जी को जाके उनकी शिकायत लगाया करते थे। लेकिन टू बी ट्रू, संजय गांधी वॉज अ ब्रेव लीडर, अ डिसाइसिव लीडर। संजय गांधी जी ने उस समय बहुत कड़े कदम उठाए। हमारे देश में जो 4 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स की क्रांति लाने वाले संजय गांधी थे। मारुति कंपनी को संजय गांधी जी ने लॉन्च किया था। साथ ही साथ नसबंदी कराई थी संजय गांधी जी ने। हिंदुस्तान में जातीय धर्म की राजनीति शुरू से रही तो आदिकाल से है। जब मुगल एम्पायर आया, मुगल एम्पायर ने यहाँ पे जब अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू की तो उन्होंने राजपूताना के बीच में द्वंद्व कराए, क्योंकि राजपूत बहुत बहादुर कौम थी, उनसे वैसे लड़ना असंभव था। तो उन्होंने आपस में डिवाइड एंड रूल किया, उनके बीच में षड्यंत्रकारी मुखबिर डाल दिए और राजपूतों को आपस में लड़ाया और अपनी पैठ बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे स्पाइसेस, मसाले, और भारत देश में जो पैदावार होती थी, अनमोल जड़ी बूटियाँ और बहुत से ऐसे मसाले थे, बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ थे जिसको इंपोर्ट करने के इंटेंशन से वो आए थे। और बाद में किस प्रकार उन्होंने भारत देश पे 200 साल के करीब राज किया, ये आप सब जानते हैं। ये क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने उस समय आपस में राजपूताना को लड़ा दिया एंड द डिवाइड एंड रूल वर्कड। तो हमें अपने इतिहास से आज बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है कि भारत देश का शत्रु तब फायदा उठाएगा जब हम आपस में लड़ेंगे। जब हम एक रहेंगे तो किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि हमारे भारत देश को वह लड़ा सके, क्योंकि भारत माता इस देश का इतिहास गवाह है कि इस देश का भाग्य इतना प्रबल है कि जब जब इस धरती पे किसी ने अति करने की कोशिश की है तो उस षड्यंत्रकारी का, उस देशद्रोही का सर्वनाश हुआ है और वह अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन आज के समय में सावधानी दुर्घटना से बली। क्या हम प्रतीक्षा करेंगे उस समय की कि बर्बादी हो और बाद में उसे ठीक करें? क्योंकि आज भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, जहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल, पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म वर्सेस पॉलिटिक्स ऑफ हार्ट को हिंदुत्व हो रही है, तो वहाँ पे हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारी इन आइडियोलॉजीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए भारत देश के शत्रु रणनीतियाँ बना रहे हैं और भारत देश को आपस में लड़वाने की योजनाएं बन रही हैं, क्योंकि वह बात भली भांति जानते हैं कि भारत की एकता में वो शक्ति है कि भारत को कोई छू भी नहीं सकता। वी आर द मोस्ट इमर्जिंग, फास्टेस्ट इमर्जिंग सुपर पावर इन द वर्ल्ड। वी आर द बेस्ट ब्रेन्स, सबसे बुद्धिजीवी दिमाग हमारे पास है। हमारे ही भारतीय दिमाग के बलबूते पे नासा, उसके अलावा जितने भी यूरोपियन और साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन नेशंस हैं, रशिया, and to be very precise, Australia, New Zealand, the entire world is using Indian brain to make the best of inventions. वह भारतीय बुद्धि ही है, वह भारतीय विवेक ही है, वह भारतीय विद्या ही है जो इस समय हर जगह पराक्रम कर चमत्कार कर रही है। तो ये रहा हमारा पहला अध्याय कि कांग्रेस ने की एक रिजिड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वाली, एक फिक्स्ड कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसको वो आज भी परिवर्तन नहीं कर रहे, जिसके कारण उनका विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से उनको पछाड़ चुका है, आप देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता है। संगठन को मजबूत करने के लिए कर्म प्रधान शैली, सही को सही, गलत को गलत। कर्म प्रधान क्या है? कर्म प्रधान है सबसे योग्य मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान देना, और ये एक हायरार्किकल मॉड्यूल होना चाहिए कि जो जितना योग्य हो, जिसके अंदर इतनी क्षमता हो, वो सबसे ऊपर स्थान पे रहे। और परिवारवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। निसंदेह राहुल गांधी जी के बारे में हमारे सूत्रों से हमें पता लगा कि वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वह एक बहुत ही सरल स्वभाव के, विनम्र, सबको एक साथ लेकर चलने की कला रखने वाले एक अच्छे मानव हैं। लेकिन अच्छा मानव होना सिर्फ एक गुण है। आपको अच्छे मानव के साथ साथ
आपको एक दूरदर्शी, पारदर्शी, एक प्रैग्मेटिक, एक रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल आपको एक रणनीति की आवश्यकता है जो भारत देश को विश्व गुरु बना, हमें वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर बना सकती है, जो हम हैं, लेकिन उस स्थान को हमने औपचारिक रूप से हासिल करना है। तो कांग्रेस के लिए तो इस समय एक टोटल रीस्ट्रक्चरिंग, उनका रीवैम्पिंग, उनको एक कर्म प्रधान मॉड्यूल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वह अपनी ओल्ड स्कूल ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स में चली हुई है, जहाँ पे वह आज भी एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, एक ऐसा मॉड्यूल फॉलो करते हैं जहाँ पे आपके बॉसेस को, आपके सीनियर्स को इम्प्रेस करके आगे निकलना पड़ेगा। निसंदेह बोलना बहुत आसान है, ज़मीनी स्तर पे, धरातल पे कार्य करना कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज़ लगती हैं, उनको अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का अलग अलग चुनाव में उनको संगठन मंत्री बनाया जाता है, उनको प्रचारक बनाया जाता है। तो यह सब पार्टी की इंटरनल डिसीजन मेकिंग है, इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन हमारा आज का ये आपसे प्रश्न करना इतना आवश्यक इसलिए है कि कहीं ना कहीं जब आप बात करते हैं डिक्टेटरशिप की, कि जी भाजपा डिक्टेटरशिप कर रही है, कैसे कर रही है? अगर एक सशक्त विपक्ष हो तो डिक्टेटरशिप कैसे हो सकती है? हमें एक अच्छे लोकतंत्र में, एक अच्छी डेमोक्रेसी में, एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की बहुत आवश्यकता है टू कीप अ रियलिटी चेक। एक राजनीतिक दल जिसको पूर्ण बहुमत मिला है अकेले अपने पार्टी के दम पे, अगर हम बात करें उनके अलायंस की, तो अलायंस को मिला के तो उनका आंकड़ा बहुत ऊपर जाता है। और राजनीतिक खेल जो है वो सारा का सारा गणित का है। तो गणित इस समय भाजपा के फेवर में है। भाजपा निसंदेह कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं। अगर हम कहें कि भाजपा ने कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है तो ये भी गलत है। इस प्रकार का बयानबाजी करना भी गलत है। चैनल्स जो हैं वो आज के समय में टिल्टेड हैं। व्यूअर्स का विश्वास टीवी चैनल्स के ऊपर से उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हैशटैग ट्रेंड्स होते हैं वो होते हैं अंधभक्त वर्सेस चमचास। ना हमें अंधभक्त चाहिए, ना हमें चाटुकार चमचे चाहिए, हमें तो भारतीय चाहिए। हमें राष्ट्रवाद सिर्फ नाम में नहीं चाहिए, हमें राष्ट्रवाद आपके कर्म में, आपके चरित्र में चाहिए। राष्ट्रवाद एक भावना है कि नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड, सेल्फ थर्ड, ये एक पार्टी का भी मुद्दा है। तो वास्तविकता में ये कार्यशैली हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में होनी चाहिए। ये तो रहा कांग्रेस पार्टी का इतिहास और वर्तमान। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR Digital TV, opinion to impact.